हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे प्रतिरोध के बारे में, और मेनली प्रतिरोध पे कौन कौन से फैक्टर हैं या प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं इसके बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ठीक है, तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि जो प्रतिरोध है उसको लंबाई किस तरीके से प्रभावित कर रही है, और इसी तरीके से क्षेत्रफल जो होता है वो किस तरीके से प्रभावित कर रहा है। किसका लंबाई किसका क्षेत्रफल, तो कंडक्टर की लंबाई और कंडक्टर का एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया किस तरीके से प्रतिरोध को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोगों ने बात कर ली थी। अब आज हम देखेंगे कि प्रतिरोध पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। अगर हम बात करें कंडक्टर के रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया कहाँ से था, तो यहाँ से आया था कि ml/ne² टाउ इंटू ए, यह आया था पूरा का पूरा। और ये क्या है, प्रतिरोध है, मतलब ये पूरा मिला के प्रतिरोध बनता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ध्यान से आप समझिएगा। क्या समझेंगे सर, कि ये जो पूरा पोर्शन था इसको हम एग्जैक्ट कांस्टेंट मानते थे। ये तो टोटल कांस्टेंट है ही, बट इसमें भी ये ज़्यादा कांस्टेंट था। ज़्यादा और कम कांस्टेंट का मतलब क्या है, मेनली जब एक कंडक्टर आएगा या कोई भी कंडक्टर होगा, जैसे मैं कॉपर का कंडक्टर ले रहा हूँ या मैं आयरन का कंडक्टर ले रहा हूँ, तो ये चीज़ें क्या होंगी, फिक्स होंगी। ये चीज़ें क्या होंगी, फिक्स होंगी। यानी इस दुनिया का कोई भी मैं कॉपर का क्या लूँगा, कंडक्टर लूँगा, तो उसके अंदर m/ne² इंटू टाउ की जो वैल्यू होगी क्या होगी, फिक्स होगी। हाँ, लेकिन चेंज क्या होगा, तो l और a चेंज होगा। ठीक है, जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने एक कॉपर का वायर लिया 2 मीटर का, और ये कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो इसके अंदर m/ne² इंटू टाउ की जो वैल्यू होगी, वही अगर मैं कहाँ से ले रहा हूँ, अगर मैं 4 मीटर का कॉपर का वायर ले रहा हूँ, और कहाँ से ले रहा हूँ, अमेरिका यानी यूएसए से। ठीक है ना, यूएसए से ले रहा हूँ, तो उस कंडीशन में देखिए ये भी कॉपर है, ये भी कॉपर है, तो इस कंडीशन में भी m/ne² टाउ की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फिक्स होगी। यानी ये वही होगी जो ऑस्ट्रेलिया वाले वायर की थी। क्लियर है, तो ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, सेम। आया समझ में, तो ये बिल्कुल फिक्स होता है। बिल्कुल फिक्स होने का कारण मैं बता दूं कि एक्चुअल में ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ये इस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज कैसे होती हैं ये, तो मेनली ये चेंज होती हैं टेम्परेचर से। ठीक है ना, यानी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में भी फिक्स है और यूएसए में फिक्स है, तो इस कंडीशन में मुझे ये ध्यान देना पड़ेगा कि ऑस्ट्रेलिया की जिस जगह से मैं ले रहा हूँ इस वायर को, उस जगह का टेम्परेचर क्या है, और यूएसए का जिस स्थान से मैं ले रहा हूँ इस वायर को, उस जगह का टेम्परेचर क्या है। अगर टेम्परेचर दोनों जगहों पे सेम है तभी ये वैल्यू फिक्स होगी। यानी इसमें भी क्या है, चीज़ें वेरी कर रही है। बाकी आप ये देख सकते हो कि 2 मीटर का वायर यहाँ लिए, यहाँ पे 4 मीटर, तो क्या बदल गया, लेंथ बदल गई है ना। यहाँ पे लेंथ चेंज हो गई, ये L1 है तो ये क्या मानना पड़ेगा, L2, मतलब चेंज हो गई। और ये क्या होगा, A1, तो ये क्या होगी, A2। यानी L1 और A1 यानी लेंथ और एरिया क्या होंगे, चेंज होंगे। तो लेंथ और एरिया चेंज होने के अनुसार आर भी क्या होगा, दोनों का चेंज। यहाँ का आर कुछ और, यहाँ का आर कुछ और। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो आर होता है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, और इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। ओके, एक सेकेंड रुक जाएंगे। ठीक, ये बात समझ में आ गई। लेकिन ये चीज़ें क्या होती हैं, फिक्स। जब एक टेम्परेचर होता है तो मतलब फिक्स टेम्परेचर पे ये वैल्यू क्या होती हैं, फिक्स होती है। आई होप ये बात समझ में आ गई। लेकिन अगर टेम्परेचर वेरी करेगा तो ये क्या करेंगी, वेरी करेंगी। आज यही देखना है कि किस तरीके से ये वेरी कर रही हैं। ठीक है, क्या मेरी बातें समझ में आ गई जी। अब देखिएगा इसमें कौन क्या क्या है, क्योंकि हम ये जानेंगे ही नहीं तो फिर मज़ा कहाँ से आएगा। तो इसमें m क्या है, m इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। m माने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से L क्या है, L इज द लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर यानी चालक की लंबाई, चालक की लंबाई। N क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, यानी एकांक आयतन में, एकांक आयतन में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसी तरीके से टाउ क्या है,
टाउ क्या है? इट इज अ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, औसत विश्रांति काल, औसत विश्रांति काल। और ए क्या है? इट इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, यानी चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। क्लियर है? ये याद रखेंगे, ये बातें बहुत जरूरी है समझनी। तो मैंने पांचों बता दिए, मतलब पांच नहीं, कितनी है? 1 2 3 4 5 6, 6 है। तो ई का तो मतलब आप समझ ही रहे हैं, ई मतलब क्या है? इट इज़ अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो 5 मैंने बता दिए, पांचों का आप मतलब भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब जब पांचों का मतलब समझ गए तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कहानी को स्टार्ट करेंगे। मैंने क्या बोला कि आर क्या होता है? ये फिक्स होता है। फिक्स होता है कब? जब ये फिक्स होगा, है ना? मतलब अब इन दोनों की बात नहीं करूंगा, इन दोनों की बात मैंने खत्म कर दी। अब मैं किस पे काम कर रहा हूँ? इन पे। यानी अगर ये फिक्स तो आर भी क्या है? फिक्स। यानी अगर मैं कॉपर का वायर ले रहा हूँ, कॉपर का वायर ले रहा हूँ, ठीक है, और लेंथ और एरिया को फिलहाल के लिए हटा दूं किनारे, तो इस कॉपर के वायर में एम अपॉन एन ई स्क्वायर, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ क्या होगा? अगर फिक्स होगा, ठीक है, तो मैं इस कॉपर का दूसरा भी वायर लूंगा, ठीक है ना? लेंथ एरिया पे काम नहीं करना है। तो कॉपर का अगर मैं दूसरा वायर ले रहा हूँ तो यहाँ भी आर क्या होगा? सेम। मतलब जो आर यहाँ पे होगा वही आर यहाँ पे होगा, अगर ये फिक्स होगा तब। ठीक है, लेकिन एक बात समझनी है, हम ये बात जब करते हैं तो करते हैं किसकी? कंडक्टर की, चालक की। और जो चालक होते हैं ना वो आपको 3 प्रकार से मिलेंगे। चालक 3 प्रकार से, चालक 3 प्रकार के आपको देखने के मिलेंगे। अब कैसे? ध्यान से समझिएगा। यानी हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं तो 3 तरीके के चालकों, चालक नहीं, सॉरी चालक मैं बोल रहा हूँ, 3 तरीके के पदार्थों में फ्लो करा सकते हैं। ठीक है ना? यानी पदार्थों को अगर हम डिवाइड करें यहाँ पे तो 3 प्रकार से हम डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो हम चालक के अंदर खुद करते हैं, मतलब चालक मतलब समझ ही रहे हैं, अभी हम समझा भी रहे हैं। मेरे दूसरे नंबर पे आता है अर्धचालक, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, ठीक है ना? और तीसरे नंबर पे होता है मिश्र धातु, इसके अंदर भी क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है। यानी अगर आपसे पूछे कोई तो वो पदार्थों के नाम, मतलब उन सब्सटेंस के नाम बताइए जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकते हैं? फ्लो करा सकते हैं। तो हमारे पास 3 है, एक चालक, एक अर्धचालक और दूसरा मिश्र धातु। ठीक है ना? इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडक्टर, इसको बोलते हैं सेमी कंडक्टर, और इसको बोलते हैं एलॉय। ठीक है, एलॉय। ये ऐसे सब्सटेंस है जिनमें हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं। तो अगर हम रेजिस्टेंस देख रहे हैं तो जैसे कि हमने अभी बताया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ एंड आल्सो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l अपॉन a। तो लेंथ पे कितना फर्क पड़ा, लेंथ और एरिया से कितना फर्क पड़ता है ये डील कर चुके हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। हम बात किस पे करेंगे? इस पे। ठीक है ना? तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे चीज़ें अलग होंगी, यहाँ पे चीज़ें अलग होंगी और यहाँ पे चीज़ें अलग होंगी। ठीक है ना? यानी अगर यहाँ पे हम टेम्परेचर का इफेक्ट डाल रहे हैं तो यहाँ पे कुछ और बनेगा, मतलब यहाँ पे जो इफेक्ट बनेगा, प्रतिरोध का जो प्रभाव उत्पन्न होगा या प्रतिरोध के अंदर जो चेंजेस आएंगे वो कुछ और होगा। और उसी तरीके से यहाँ पे उतना ही टेम्परेचर दे तो यहाँ पे कुछ और इफेक्ट आएगा, और उसी तरीके से वही टेम्परेचर यहाँ पे दे तो यहाँ पे कुछ और इफेक्ट नजर आएगा, यानी यहाँ पे प्रतिरोध कुछ और होगा। लेकिन अगर इनकी बात करें लंबाई और एरिया की, तो लंबाई और एरिया इनमें भी वही रहेगा, इनमें भी वही रहेगा, इनमें भी वही रहेगा। सर कुछ नहीं समझ में आएगा, ऊपर चला गया ना। मेनली मैंने ये बोला कि जैसे मान लो चालक है, तो चालक का नॉर्मल टेम्परेचर से अगर मैं 10 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर करूँ, या सीधा समझो, मान लो चालक है, चालक को मैंने कितना डिग्री सेल्सियस दिया? रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर दिया, सीधे छोड़ो, डिग्री सेल्सियस हटाओ। चालक यानी कंडक्टर को मैंने कितने टेम्परेचर पे रखा? रूम टेम्परेचर पे रखा। तो चालक के अंदर ये जो वैल्यू होगी वो कुछ और होगी, अर्धचालक के अंदर जो रेजिस्टेंस होगा उसी समय कुछ और होगा, उसी टेम्परेचर में, और मिश्र धातु के अंदर कुछ और होगा। समझ आया ना? यानी हम सिर्फ चालक की बात नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर हम लेंथ और एरिया में चेंज ला रहे हैं, जैसे इसमें अगर हम 2 गुना चेंज लाते हैं तो 4 गुना होता है रेजिस्टेंस में परिवर्तन, तो वैसे ही यहाँ पे चीज़ें चल रही होंगी। ठीक है ना? तो ये लेंथ और एरिया का कॉन्सेप्ट तो सब में बराबर होगा, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट जो होगा सब में अलग अलग होगा। ठीक है? तो हमको बारी बारी अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। क्लियर है?
ठीक है, चलिए अब चालक किसे कहते हैं? चालक सभी लोग जानते होंगे। चालक जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हमेशा उपस्थित होते हैं, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मिलेंगे, ऑलवेज मिलेंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर किसे कहते हैं? तो सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? तो सेमीकंडक्टर या अर्धचालक होते हैं जिनमें हमेशा नहीं मिलते हैं, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पाने के बाद क्या दिखाते हैं? अपने अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं। दैट मीन्स इनके पास शुरुआती दौर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, यानी शुरुआती दौर में ये कुचालकों की तरह बिहेव करते हैं, कुचालक जिनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो शुरुआत में कहेंगे कि नहीं हमारे अंदर कोई इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन अगर हम इनको एक टेम्परेचर दे दें, है ना, इनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इनके अंदर क्या निकल के आ जाते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये भी फिर क्या बन जाते हैं? एज अ कंडक्टर काम करने लगते हैं। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा अर्धचालक की अगर मैं बात करूं तो ये भी क्या होते हैं? ये शुरू में स्टार्टिंग जब होती है तो स्टार्ट में क्या दिखाते हैं? एज अ क्या दिखाएंगे अपने आप को? इंसुलेटर बने रहेंगे, ठीक है ना, इंसुलेटर। स्टार्टिंग में इंसुलेटर है, लेकिन एंड में क्या बन जाते हैं? एंड में कंडक्टर। जब टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बन जाएंगे? ये कंडक्टर बन जाएंगे, ठीक है। और एलॉय क्या होते हैं? तो ये तो नाम में ही लिखा गया है, धातु है और मिला दिया गया है ना। तो मिश्र धातु, और धातुओं के ऊपर तो ऑलरेडी ठप्पा लगा हुआ, धातु मतलब मेटल ना, तो इनके ऊपर तो ऑलरेडी ठप्पा लगा कि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है ना। और जब हम मिला देंगे तो भी फ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, रहेंगे ही रहेंगे, है ना, लेकिन कुछ चेंज आ जाता है। अच्छा, मिश्र धातु मतलब धातुओं को मिलाया क्यों जाता है? ताकि हम उनकी प्रॉपर्टी को और सुधार सकें। जैसे धातुओं के पास अच्छी प्रॉपर्टी है कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन वो फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो एक कम खराबी भी बन जाती है। इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन जब मन करता है उनके इलेक्ट्रॉन को चुरा लेता है और उनके साथ रिएक्ट कर लेता है। समझ में आ रहा है? यानी क्या पैदा हो जाता है? जंग। देखते हैं ना, धातुओं पे सबसे ज़्यादा क्या लगती है? जंग। उसका कारण क्या है? उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। आई बात समझ में? तो इस प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए, मतलब एक धातु है जिसके पास जो कमजोरी है, उस कमजोरी को क्या करने के लिए? हटाने के लिए उसके अंदर दूसरी धातु मिला दी जाती है, और उससे क्या होता है? उससे उसकी प्रॉपर्टी जो पहले कमी थी, अब वो कमी क्या हो जाती है? खत्म। अब वो जो मेटल है अब उपयोग लायक हो गया। जैसे अगर हमको खाना खाना हो तो लोहे के बर्तन में हम खाना खाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा बताइए? अगर हम लोहे के बर्तन में खाना खाएंगे तो कितनी बार खाना खाओगे, फिर धुलोगे, पानी लगेगा, पानी से रस्टिंग आएगी, नमी आएगा, हवा से संपर्क होगा तो आयरन क्या कर लेगा? जंग लगा देगा। तो जंग लग जाएगा तो फिर क्या होगा? खराब हो गया। अब दूसरी बार खाना खाने लायक रहेगा? नहीं। लेकिन हम जो बर्तन यूज करते हैं जिसमें हम हमेशा खाना खाते हैं, क्या उस पर जंग लगता है? नहीं। तो उसमें क्या किया गया है? उसमें मिला दिया गया है, यानी एक्चुअल में आयरन के साथ किसको मिला दिया गया है? कॉपर को, ठीक है ना। कॉपर कह रहा हूँ, कार्बन को मिलाया गया, स्टील बना दिया गया। क्या बना दिया गया? स्टील। समझ में आ रहा है? तो स्टील बन गया वो। समझ में आ रहा है? अब स्टील में जंग नहीं लगेगा। समझ में आया ना? क्लियर है कि नहीं है? तो एक्चुअल में एलॉय जो होते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं, मिश्र धातुएं इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो मेटल की कमजोरी है उसको खत्म किया जा सके। इसलिए दो मेटल आपस में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। हमारे वहाँ यानी हमारे चैप्टर में बहुत सारे, जैसे पीतल आप जानते हैं, पीतल, देखिए पीतल इसीलिए तो बनाया गया था। पीतल किससे बना है? अगर आपको पता हो तो पीतल एक्चुअल में कॉपर और जिंक को मिला के बनाया गया है। पीतल किसको मिला के बनाया गया है? कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक। कॉपर क्या है? कॉपर कैसा एलिमेंट है? सर कहाँ का एलिमेंट है? पहली बात तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है और ये मेटल है ना। कॉपर एक मेटल है, जिंक भी क्या है? एक मेटल है, ये भी डी ब्लॉक का ही एलिमेंट है। दोनों मिलके क्या बना दिए गए हैं? पीतल। क्या पीतल पे जंग लगता है? नहीं। मैक्सिमम चांसेस में आपको पीतल पे जंग लगता हुआ नहीं दिखाई देगा। और पहले के ज़माने में हम लोग पीतल के बर्तन में ही खाना खाते थे, लेकिन वो बहुत भारी होता था। समझ में आ रहा है? और उसको मतलब यूज करना थोड़ा सा टफ था, इसलिए हटा के स्टील ला दिया गया। ठीक है, हाँ डाउन तो होगा, कोई भी चीज़ है डाउन तो होगी। देखिए मेनली क्या होता है कि ऐसा नहीं मैं कह सकता कि पीतल के ऊपर हल्की सी भी रस्टिंग नहीं आती है, आता है। आप देखते होंगे कि बाद में खरादने का काम किया जाता है, बर्तनों फिर खरादा जाता है। जब पीतल बहुत दिन तक अगर आप रखोगे तो ख़राब हो जाता है। ख़राब होने का प्रमुख कारण वही है कि भाई बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं होता है ये, ठीक है ना। स्टील हमारे वहाँ सबसे बेहतर है, ठीक है। तो स्टील का बर्तन होता है और स्टील का छड़ भी आता है, आप देखते होंगे, है ना। स्टील का छड़ भी यूज किया जाता है मेनली कंक्रीटिंग वगैरह के लिए, क्योंकि वो भी क्या है,
उसमें भी कॉपर वगैरह ही है, आयरन वगैरह ही है, लेकिन उसके साथ क्या कर दिया गया है, मिक्सअप कर दिया गया है, और उसकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज हो गई, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई, सब कुछ इंक्रीज हो गया। आया समझ में, आया ना। तो मिश्र धातु यानी मिला देने से धातुओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा होता है, प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाते हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है उस मेटल की। ठीक है, हमको अपने चैप्टर में 3 लोगों को पढ़ना है। कितने लोगों को, 3 लोगों को। सबसे पहला जो आप देखेंगे वो होगा नाइक्रोम। सबसे पहला नाइक्रोम, मिश्र धातु समझे, एलॉय मतलब मेटल प्लस मेटल। ठीक है ना, क्यों किया जा रहा है आपको समझ में आ गया, ताकि प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाए, स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाए। ठीक है, हमको कितने पढ़ने हैं, 3। पहले नंबर पे नाइक्रोम, नाइक्रोम। दूसरे नंबर पे हमको क्या पढ़ना है, दूसरे नंबर पे हमको कॉन्स्टेनेन पढ़ना है। कॉन्स्टेंटेन, ठीक है ना, ये पढ़ना है। और ऐसे ही तीसरे नंबर पे हमको पढ़ना है मैग्नीन। तीसरे नंबर का जो हमारे पास आएगा एलॉय वो क्या होगा, मैग्नीन। मैग्नीन, ठीक है, मैग्नीन होगा। 3 होंगे, कितने होंगे, 3। नाइक्रोम, कॉन्स्टेनेन और मैग्नीन, ये तीनों क्या है, मिश्र धातु है। ये जो नाइक्रोम है वो नाइक्रोम किससे बना है, निकिल और कॉपर से। निकिल और कॉपर से, नीचे नहीं दिखाई दे रहा है, किससे मिलके बना है, निकिल, निकिल। अच्छा यहाँ से याद रखिए, नाइक्रोम है ना, तो ध्यान देंगे Ni निकिल हो गया, और CHR मतलब Cr, यहाँ से क्रोमियम, कॉपर से नहीं, नाइक्रोम निकिल और क्रोमियम से। यहाँ से याद रखिए नाइक्रो, तो नाई से निकिल, अक्रो से क्रोमियम, तो निकिल और क्रोमियम से मिलके क्या बना है, नाइक्रोम। अच्छा, कॉन्स्टेनेन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, कॉन्स्टेंटेन बोलते हैं इसको एक्चुअल में। ठीक है ना, कॉन्स्टेंटेन बोलते हैं। तो मेनली इसमें 3 धातुएं हैं। कितनी धातुएं, 3। सबसे पहले आपको C दिख रहा है तो कॉपर देख लीजिए, ठीक है ना, और उसके साथ साथ मैग्नीज है, इसमें मैग्नीज है, उसके साथ साथ इसमें निकिल है। ठीक है ना, 3 है इसमें, कितने हैं, 3, कॉपर, मैग्नीज और निकिल। और मैग्नीन की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीन में तो नजर आ रहा है आपको, है ना, एक तो निकिल है और दूसरा क्या है, नहीं, अब क्या हुआ, ओ सॉरी कॉन्स्टेनेन है ना, ठीक है। इसमें क्या होगा, कॉपर होगा और दूसरा निकिल होगा। ठीक है ना, वो जो ऊपर लिखा था यहाँ पे आ जाएगा। मैग्नीन के अंदर आप जाओगे तो एक तो हमारे पास क्या होगा, कॉपर, फिर मैग्नीज और फिर उसके साथ साथ निकिल। ठीक है ना, काम करता हूँ मैं कहीं और पे लिख देता हूँ इसको, ये मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए देखिएगा, तो मैं 3 यूज करूंगा, एक तो नाइक्रोम, नाइक्रोम बनेगा सबसे पहला तो निकिल और क्रोमियम। ठीक है ना, दूसरा कॉन्स्टेंटेन बोलते हैं इसको, कॉन्स्टेंटेन। ठीक है ना, कॉन्स्टेंटेन किससे मिलकर बना है, कॉपर और निकिल से। अच्छा, तीसरे नंबर पे हमारे पास है मैग्नीन। मैग्नीन किससे मिलकर बनेगा, कॉपर, मैग्नीज और निकिल से। ठीक है, ऐसे ही आप एक सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये क्या होते हैं, ये आपके सामने जो मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ऐसे तो बहुत सारे आपको अर्धचालक मिलेंगे, लेकिन 2 याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये हमारे वहाँ किस नाम से जाने जाते हैं, सेमीकंडक्टर के नाम से जानते हैं। और इनकी ही आप जो चिप वगैरह देखते हो वो किसकी बनी होती हैं, इन्हीं की बनी होती हैं। डायोड वगैरह जो मिलेंगी उन्हीं की बनी होती है। मेनली आईसी आपने सुना होगा कभी, मोबाइल वगैरह के अंदर आईसी होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे सर्किट लगे होते हैं। तो सब किसके होते हैं, सेमीकंडक्टर के होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट क्या कर सकते हैं, रजिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितना हीट दोगे उतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, चालक की बात करें तो भर बिट चालक है, तो भरा है, जितने मेटल हैं वो सब के सब क्या हैं, चालक हैं, है ना। आल मेटल कंडक्टर ही तो हैं, ऐसा नो, केवल एक को छोड़ के। Hg, पारा हटा दीजिएगा, क्योंकि पारा किस फॉर्म में होता है,
लिक्विड फॉर्म में होता है, तो बाकी सब के सब क्या है, कंडक्टर है। क्लियर हो गई बात। अब बारी बारी देखा जाए, ठीक है। तो बारी बारी मैंने सबसे पहले हम किसको देखेंगे, चालक को, कि चालक में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा। क्लियर है। अब टाइम जाया करते हुए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट काम करेंगे और 10 मिनट के अंदर सब सफाया खत्म। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम चालकों का तापमान बढ़ा रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ेगा। चालक के प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो मेनली आप जानते हो R इज इक्वल टू क्या होता है, R इज इक्वल टू होता है m/n² टाउ होता है। अभी L और L/A को आइसोलेट कर दिया, उसका इफेक्ट देख चुके हैं। अब मैंने क्या किया है, अब मैंने इसको देखा है, ऑब्जर्व किया है। अब इस ऑब्जर्वेशन को मैं आगे बढ़ाता हूँ, मतलब ये तो ऑब्जर्व नहीं किया, अभी कुछ ऑब्जर्व नहीं किया, मैं ऑब्जर्व करूँगा जब तापमान बढ़ाऊंगा। मैं तापमान बढ़ाऊंगा तब ना ऑब्जर्व करूँगा। तो मेरे तापमान मैंने बढ़ाया, तापमान बढ़ाऊंगा तो क्या क्या बदलेगा। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान से देखेंगे, तापमान बढ़ाएंगे तो सबसे पहली चीज़ कि जो इलेक्ट्रॉनों के पास काइनेटिक एनर्जी थी वो बढ़ जाएगी, हाँ या ना। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का कारण बताइए, क्योंकि इसके पास थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगी। हम कभी भी किसी एटम को या किसी मॉलिक्यूल को क्या देते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं। तो थर्मल एनर्जी देने से उनके अंदर क्या बढ़ जाती है, क्या पैदा हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी। जितना थर्मल एनर्जी दोगे उतना काइनेटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रॉन जो थे ये मेटल के अंदर या कंडक्टर के अंदर पहले से मूव कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ रूम के टेम्परेचर पे, क्योंकि उनको रूम के टेम्परेचर पे ही इतनी थर्मल एनर्जी मिल जा रही थी कि वो मूव कर जा रहे थे, मोशन कर रहे थे और काइनेटिक एनर्जी में बदल जा रहे थे। अब तो मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा एनर्जी देना स्टार्ट कर दिया ना, तो एक्स्ट्रा एनर्जी दूंगा तो क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी दूंगा तो फिर थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी। अब इनका मूवमेंट क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। पहली चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि अब इनकी स्पीड बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ जाने का मतलब ये टाउ क्या है, टाउ है सर ये बताता है कि एक टक्कर से दूसरे के एक कर्नल होता है, ये कर्नल और ये दूसरा कर्नल। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ से यहाँ तक कर्नल पहुँचा, तो इसके बीच में कितना टाइम लगा, है ना। और ऐसे बहुत सारे कर्नल होंगे, बहुत सारे कर्नलों से टकराते हुए कैसे आखिर इलेक्ट्रॉन बढ़ा, यानी उनका एवरेज टाइम लिया गया है ना। मान लो कर्नल तो बहुत सारे होंगे ना, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे गया, तो बार बार टकरा रहा है। तो ये जो टकरा रहे हैं यानी दो टक्कर हो रहे हैं क्रमागत, उनके बीच में जो लग रहा है समय, इन सबका एवरेज लिया गया और बताया गया है। अब ये बताओ, हमने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी, यानी थर्मल एनर्जी, तापमान बढ़ाने का मतलब क्या हो गया, थर्मल एनर्जी बढ़ गई। थर्मल एनर्जी बढ़ने का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, यानी स्पीड क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। स्पीड ज़्यादा होने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और तेज मूवमेंट करेंगे, यानी जल्दी जल्दी टकराएंगे ना। तो जो टाउ की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, कम। टाइम अब कम लगेगा ना, हाँ या ना। तो टाउ यहाँ पे क्या हो रहा होगा, लेस, टाउ कम होगा। अगर टाउ कम होगा तो उस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देख पाए तो यहाँ पे आर जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल के रूप में है टाउ के साथ, हाँ या ना। यानी अगर मैं टाउ बढ़ाऊंगा तो आर क्या होगा, घटेगा, और अगर मैं टाउ घटाऊंगा तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। ये रिलेशन नजर आ रहा है ना। कोई चीज़ नीचे है तो इसका मतलब उल्टा काम हो रहा होगा, यस और नो। अरे भाई नीचे वाली चीज़ हो, प्लस फ्रैक्शन में कोई चीज़ तो डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो होल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। ठीक है, अब मेनली क्या हो रहा है, ध्यान से देख पा रहे हैं आप लोग, बिल्कुल। यहाँ पे टाउ क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो टाउ कम होगा तो उस कंडीशन में आर क्या होगा, बढ़ेगा। यानी इस हिसाब से देखूँ तो टाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और आर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये तो पहली चीज़ नज़र आई कि तापमान बढ़ाया तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो स्पीड भी क्या हो गई, बढ़ गई। तो टाउ क्या हो गया, कम। अब एक इसी के साथ दूसरी भी घटना चल रही होगी। दूसरी घटना क्या चल रही होगी कि जब हम थर्मल एनर्जी देंगे तो एक्चुअल में क्या है, ये मान लीजिए आप मेटल के अंदर जाओगे तो क्या मिलेगा, एटम ही तो मिलेंगे। तो ये एटम के अंदर न्यूक्लियस है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो होगा क्या कि ये थर्मल एनर्जी इन एटम्स के अंदर भी जाएगी, हाँ या ना। तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से घूम रहा है इनका, इसके साथ साथ जब और एनर्जी इस एटम को मिलेगी तो और भी इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, बाहर जाने लगेंगे कि नहीं जाने लगेंगे। यानी जो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो भी तो बढ़ेगी, ऐसा नो। क्योंकि एटम के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तो एनर्जी की फिराक में रहता है कि कोई एनर्जी दे हम भाग जाएंगे,
हाँ है ना। तो हम लोग पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है। अब सपोज कर लो इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं बाहर जाएगा जब तक कोई एनर्जी देगा नहीं। तो अगर इसको एनर्जी मिल गई, इसको एनर्जी मिल गई, तो ये तुरंत क्या हो जाएगा, छोड़ के बाहर भाग जाएगा। समझ में आ रहा है। अब जब तुम हीट बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब एनर्जी बढ़ा रहे हो ना, तो एटम को एनर्जी मिल रही है, एटम को एनर्जी मिल रही है तो इलेक्ट्रॉन रहेंगे अंदर, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, बाहर भाग जाएंगे। और बाहर भागने का मतलब एन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि एन क्या है, व्हाट इज एन, कि एकांक आयतन में यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है ना, यानी एन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो दूसरा फैक्टर तो ये हो गया जहाँ पे एन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हम लोगों ने पहले देख लिया है, अब दूसरी चीज यहाँ पे देखेंगे। दूसरा चीज, जैसा कि हम जानते हैं आर का रिलेशन एन के साथ कैसा है, तो ये भी उल्टा रिलेशन है। अगर एन बढ़ेगा तो आर क्या होगा, घटेगा, और अगर एन घटेगा तो आर क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ पे एन क्या है, एन यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा ना। यानी यहाँ से ये रिलेशन निकला कि एन बढ़ रहा है और आर क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है ना। तो दूसरा हमको ये नजर आया चालक के अंदर, समझ में आया, हाँ या ना। ये दो चीजें समझ गए कि चालक के अंदर जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो रहा होगा। पहली चीज कि टाउ घट रहा है और आर बढ़ रहा है। यहाँ पे एन बढ़ रहा है तो आर क्या हो रहा है, सॉरी हाँ, एन बढ़ रहा है तो आर क्या हो रहा है, घट रहा है। एक कह रहा है कि आर बढ़ रहा है, टाउ कह रहा है कि आर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये एन कह रहा है कि नहीं आर क्या होगा, घटेगा। एक घटा रहा है, एक बढ़ा रहा है। तो टाउ प्रतिरोध, ऐसे लिख देता हूं मैं, टाउ आर को क्या कर रहा है, टाउ आर को बढ़ा रहा है, बढ़ा रहा है, जबकि जबकि क्या होगा, जबकि एन आर को घटा रहा है। आया समझ में। तो अब ये कई समय दोनों होने लगा, तब तो असमंजस की स्थिति बन गई। अब असमंजस की स्थिति में क्या निर्णय लें, तो मेनली हम ये देखते हैं कि कौन ज़्यादा इफेक्ट डाल पा रहा है। ये घटा रहा है, ये बढ़ा रहा है, ये बढ़ा रहा है, मतलब टाउ बढ़ा रहा है और एन क्या हो रहा है, घटा रहा है। तो अगर मैं टेम्परेचर दे रहा हूँ तो ज़्यादा कौन अपने मतलब इफेक्ट डाल पा रहा है, टाउ ज़्यादा इफेक्ट डाल पा रहा है, इन टाउ के अंदर ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है कि एन के अंदर। एन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है कि औसत काल जो है वो ज़्यादा कम हो रहा है। ठीक है, इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि यार देखो, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये मेटल है, ये ऑलरेडी अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर रखता है ना, ये खुद चाहता है कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, निकल जाए। और मेनली ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करते हैं, इनके अंदर से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकालना भी पॉसिबल नहीं है, ये एक दो इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद अंदर इनकी पूरी की पूरी सेल क्या होती है, भरी पड़ी होती है। जैसे अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम में आप आएंगे तो एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है 13, है ना, एल्यूमिनियम का 13। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर इसकी कक्षाएं हैं, तो पहले में कितना ही रखेगा, 2, दूसरे में 8 और तीसरे में कितना रखेगा, 3। ठीक है ना। अब एल्यूमिनियम क्या करेगा, मेनली कितना इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है ना। 3 इलेक्ट्रॉन निकाल के कितने पे चला आएगा, 10 पे। और 10 पे आने का एक प्रमुख कारण है कि ये नियॉन की जैसा बन जाएगा। और कोई भी एलिमेंट जो है वो एक्चुअल में नोबल गैसेस की तरह बनना चाहता है, यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और अग्नियन। ठीक है, तो मेनली 10 पे इसको नियॉन मिल जाएगा अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। अब अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है तो मतलब टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा नहीं, अब ये स्टेबल हो चुका है ना, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता। यानी एक जो चालक होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे ये नहीं कि बहुत ज़्यादा नंबर में क्या कर सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऐसा नहीं कि अब ये 8 फिर बाहर निकल जाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाए फिर ये 2 भी बाहर निकल जाएगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन सब बाहर आ जाएंगे, नहीं। फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला है, जितने पहले थे उससे थोड़ा बहुत क्या हो सकता है, बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। यानी एन बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा आर के ऊपर, यानी एन में चेंज बहुत ज़्यादा नहीं आ रहा है। क्लियर है ना। ये जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, बिना लिखे काम नहीं चलेगा, ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है। जबकि टाउ जो है, टाउ की जो वैल्यू है, यानी टाउ मेनली जो एवरेज स्पीड है या सॉरी एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, वो क्या है, वो ज़्यादा ही क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बिकॉज स्पीड तो बढ़ेगी भाई, 100% श्योर है। वो तो हम लोगों ने पहले में ही देखा है। कब, कि जब हम ये देख रहे थे कि सॉलिड को हम हीट करते हैं तो लिक्विड में जाता है, लिक्विड को हीट करते हैं तो गैस में जाता है। तो यहाँ से ये तो हम कन्फर्म है कि एक्चुअल में हम एनर्जी जब बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्पीड मॉलिक्यूल्स की क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। और अगर स्पीड इंक्रीज होगी तो टाउ क्या होगा, कम होगा। ऐसा नो, स्पीड बढ़ रही है ना, स्पीड बढ़ने का मतलब
टाइम कम लगेगा। यस और नो? टक्कर में टाइम क्या लगेगा? कम लगेगा। अभी खुद आप बताओ कि आपको क्या करना है। एक आपको कहीं जाना है, आप गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, तो आप एक घंटे में कितना दूरी तय कर पाओगे? 20 किलोमीटर। लेकिन आपने अपनी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर कर दी, तब एक घंटे में कितना आप दूरी तय कर सकते हो? 80 किलोमीटर। यानी अगर आपने स्पीड अपनी बढ़ा ली तो कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? तो टाइम जो लग रहा होगा वो कम लगेगा ना, बस सीधी बात है ना। तो टाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा? कम। तो इसका मतलब यहाँ पे चालक के केस में टाउ का मेजर इफेक्ट है आर पे, है ना। टाउ में ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है एज कंपेयर टू एन, इसलिए टाउ रिस्पॉन्सिबल होगा आर में चेंज लाने के लिए, ठीक है ना। और टाउ के बिहाफ पे देखें तो टाउ आर को क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। इसलिए जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो ओवरऑल चालक में क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। क्लियर है ना? देखिए, टाउ कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। क्लियर है ना? चालक के केस में यही खेल होता है। इस चीज़ को मैं लिख दे रहा हूँ। तो वही बात जो मैंने बताई है वही यहाँ पे लिख दी है कि टाउ एंड एन में ज़्यादा चेंज नहीं आ रहा है, जबकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टाउ में ज़्यादा चेंज आएगा एज़ कम्पेयर टू एन। इसलिए टाउ रिस्पॉन्सिबल होगा आर के चेंज में, और अगर टाउ की बात माने तो चालक का टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? आएगा समझ में जी। अब मैं अगर यहाँ पे ग्राफ बना दूँ तो देखेंगे ग्राफ इसका, ठीक है, वो सब बातें आप नोट कर लिए होंगे। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे रेजिस्टेंस को रख रहा हूँ, ओके, सॉरी, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस को यहाँ पे टेम्परेचर को रख रहा हूँ, तो अगर मैं क्या करूँगा? ग्राफ बनाऊँगा तो मेनली क्या होगा? ग्राफ ऐसे चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे ऐसे ना करके आप ऐसे करिए, एक्चुअल में आप ऐसे करिए, ऐसे बढ़ रहा होगा, ठीक है, ऐसे। भाई कुछ तो प्रतिरोध पहले से होगा, है ना। टेम्परेचर जब मैं इंक्रीज करूँगा तो उसके पहले भी तो होगा कि नहीं होगा प्रतिरोध? समझ में आ रहा ना? मैंने जीरो से नहीं स्टार्ट किया, प्रतिरोध तो पहले से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, है ना। उसके बाद जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, अगर मैं ग्राफ बनाऊँ तो यहाँ से भी सटीक नहीं बनेगा, क्योंकि जीरो तो क्या होगा? टेम्परेचर होगा नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं ना टेम्परेचर चल रहा होगा, टेम्परेचर तो कुछ ना कुछ तो पहले से होगा ही होगा, ठीक है। तो मैं ऐसे मान सकता हूँ कि यहाँ से मैं टेम्परेचर लेके चल रहा हूँ। क्लियर है? याद रखिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पे मिला दे रहा हूँ, बाकी आप समझदार है कि मैं यहाँ पे 20 से लेके चला हूँ, ओके। हाँ, तो ये ग्राफ है आर और टी का, ठीक है, ठीक। इसको आप क्या करेंगे? समझ लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको यहीं पे मिटा देता हूँ, पॉज मत करिएगा, डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे हम। अब हम देखेंगे अगले वाले अर्धचालक पे। अब आप समझ चुके हैं, तो कंडक्टर हटाओ, यहाँ पे क्या डाल दो? सेमी कंडक्टर यानी अर्धचालक, ठीक है। तो अर्धचालक के प्रतिरोध पर तापमान का प्रभाव। तो मेनली अगर हम सेमी कंडक्टर लेते हैं, जैसे कि सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम, है ना, अगर हम इनको देखें तो इनमें भी हम क्या करेंगे? टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे या इससे पहले हम ऑब्जर्व करें अर्धचालकों को, ठीक है ना। चालकों के अंदर तो एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन होते ही होते हैं, लेकिन अर्धचालकों के अंदर रूम टेम्परेचर पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो मैं लिख दूंगा कि एट रूम टेम्परेचर अर्धचालक में नो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो उस केस में जब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रेजिस्टेंस अपने आप में क्या है? चलो रेजिस्टेंस छोड़ देते हैं, अभी हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो मूवमेंट होगा नहीं, तो कुछ भी हम बात करेंगे ही नहीं, ठीक है। अभी फिलहाल में हम देखेंगे जब टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा मैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आर के ऊपर 2 लोग इफेक्ट डालेंगे, एक तो एन डालेगा और आर के ऊपर एक टाउ इफेक्ट डालेगा। तो इसका मतलब जब मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो एन क्या होगा? इंक्रीज होगा, है ना, और टाउ क्या होगा? डिक्रीज होगा। ध्यान से समझना, ये बात याद रखना कि अर्धचालकों के अंदर रूम टेम्परेचर पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जो बात है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले समझना। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया जब, तो एन बढ़ेगा यानी फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी, और साथ साथ टाउ भी क्या होगा? कम होगा। तो ये फिर अगेन वही बात कहेगा, ये चाहेगा कि मैं बढ़ा रहा हूँ, लेकिन टाउ क्या चाह रहा है? टाउ कम हो रहा है तो आर बढ़ रहा होगा,
अगेन वही कहानी चल रही है। और n क्या हो रहा है, n यहाँ पे बढ़ रहा है, तो r को ये क्या करेगा, घटाएगा। लेकिन इस बार किसका मेजर इफेक्ट होगा, इस बार n, है ना, यानी ये माइनर इफेक्ट डालेगा, मैं लिख दे रहा हूँ माइनर इफेक्ट, माइनर इफेक्ट, और इसका मेजर इफेक्ट पड़ेगा किसका, n का। मतलब हम जब क्या करते हैं, हम जब फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब सॉरी टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ती है ना। यानी n का इफेक्ट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर, यानी n में ज़्यादा चेंज आता है एज कम्पेयर टू टाउ। क्लियर है, यानी इसकी स्पीड में जितनी बढ़ोतरी होती है और उसके बढ़ने से जितना इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस के ऊपर, उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा n पे, है ना, n के बढ़ने से। क्लियर है मेरी बात, ठीक। तो इसलिए इस बार प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। यानी अर्धचालकों में जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। थोड़ा समझ पा रहे हो। इसीलिए सेमीकंडक्टर का यूज हम कहाँ करते हैं, हाँ, छोटे छोटे डिवाइसेस के अंदर। क्योंकि सेमीकंडक्टर में क्या है कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वर्किंग कैपेबिलिटी, करंट को पास करने की कैपेबिलिटी भी क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। क्लियर है, इस बात को भूलिएगा मत, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोलूँगा, यहाँ से मैं बोलूँगा कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर अर्धचालकों में फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्योंकि देख पा रहे होंगे आप एट रूम टेम्परेचर इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ाया तो फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, क्वांटिटी इंक्रीज होगी, जो बड़ा इफेक्ट डालेगी, ठीक है ना। इस कारण प्रतिरोध क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। मैंने यहाँ पे साधारण बात लिख दी, आप चाहे तो जो पिछली बार में लिखा था उसी लैंग्वेज में आप कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कि टेम्परेचर बढ़ाने पर टाउ में क्या होता है, माइनर चेंज आता है, जबकि सबसे ज़्यादा चेंज किस में आता है, n पे। तो इस बार अर्धचालकों में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा प्रतिरोध के लिए, तो वो होगा n, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो ज़्यादा क्या होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी प्रतिरोध की। और अगर इसकी बात माने तो अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, यानी अर्धचालकों में टेम्परेचर बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है, ठीक है, प्रतिरोध घटता है। आगे जाके ये सभी बातें समझनी पड़ेंगी, बहुत बारीक बातें हैं आज के डेट में, बहुत बारीकी से आप समझिए इसको, क्योंकि इन सब चीज़ों को आपको बेसिक समझ के साथ आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर की कहानी समझ गए। अब इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा, डाउन हो रहा होगा, है या ना, इसमें क्या हो रहा होगा, डाउन हो रहा होगा। अगर हम बनाए डायरेक्ट तो ऐसे ही तो हो रहा होगा, है ना, ऐसे ही बना सकते हो। अरे भाई उसका जैसे बनाए थे, जैसे उसका बनाए थे हम लोग ऐसे बनाए थे, आप कहेंगे नहीं सर ऐसे नहीं बनाए थे हम लोग, कैसे बनाए थे, कर्व बना दिए थे ऐसे, ठीक है। तो अगर आप कर्व बनाए थे तो कर्व ही बना लेते हैं, बस इंक्रीजिंग होना चाहिए, इंक्रीजिंग ग्राफ, और इसका क्या होना चाहिए, डिक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर है, बस हम तो ये कहेंगे कि आप लीनियर ग्राफ बनाए, ज़्यादा बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि लीनियर ग्राफ आपके किताबों में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो आप ये बना लीजिए उसके लिए, और इसके लिए क्या बना लीजिए, ये। क्लियर है, ये किसका है, कंडक्टर का है, ठीक है, और ये इंसुलेटर का है। आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसलिए मैंने बोला, बाकी तो सॉरी इंसुलेटर की बात ये नहीं होती है, सेमीकंडक्टर, ठीक है, सेमीकंडक्टर। क्लियर, इसमें कोई दुविधा नहीं, तो समझ में आ गया। अब हम देखेंगे मिश्र धातुओं का। चलिए मिश्र धातुओं का देख लेते हैं, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, चलिए गुड। अब हम मिश्र धातु का देखेंगे, यानी एलॉय का। तो एक्चुअल में एलॉय के ऊपर कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है, यानी उसके ऊपर कोई ज़्यादा इफेक्ट, गहरा इफेक्ट नहीं पड़ता है। एलॉय, तो इतना लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा कि मेनली मिश्र धातुओं पर तापमान का कोई प्रभाव, मिश्र धातु के प्रतिरोध पर
प्रतिरोध पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं होता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो नगण्य प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, ये ज़्यादा सुटेबल होगा। नगण्य, नेग्लेजिबल इफेक्ट पड़ता है। देयर आर नेग्लेजिबल इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस ऑफ एलॉय। ठीक है, यानी आप अगर इसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बहुत ज़्यादा ना ही एन निकलने वाला है और ना ही बहुत ज़्यादा कम होने वाला है कौन, टाउ। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा टाउ भी कम नहीं होगा और ना ही बहुत ज़्यादा एन बढ़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका अगर आप बनाओगे ग्राफ तो कैसा बनेगा, फ्लैटेड लाइन बनेगा। ठीक है ना, मैंने नगण्य इसलिए बोला क्योंकि एकदम फ्लैटेड लाइन मत बनाइएगा, हल्का फुल्का इसके अंदर चेंज आएगा, बहुत हल्का सा। ठीक है, इसीलिए इसको नगण्य बोला गया है। ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट मत करिएगा। ठीक, इसीलिए मैंने बोला था इसको। यहाँ पे आर है, यहाँ पे टी है। क्लियर है, हाँ या ना? तो आई होप टेम्परेचर के कारण प्रतिरोधों पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है आप समझ गए। अब ज़रूरत है थोड़ा सा इनके बीच में रिलेशन स्थापित करने का, यानी एक फार्मूला बना लेते हैं, इससे हमारा काम आसानी से चलते रहे। ठीक है, तो इतना नोट करिए। अब मैं पूरा मिटा के स्टार्ट करता हूँ इसका फॉर्मूलेशन। चलिए, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि अगर मान लीजिए हम कोई भी सब्सटेंस ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर, मतलब कोई भी सब्सटेंस, ऐसा तो होगा नहीं कि टेम्परेचर ही नहीं होगा, टेम्परेचर तो होगा। मान लेता हूँ टी टेम्परेचर है, ध्यान दीजिएगा, टी टेम्परेचर है और टी टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, आर आई है। कितना है, आर आई। ओके, हमने टेम्परेचर में थोड़ा सा इंक्रीज ला दिया। क्या ला दिया, इंक्रीज, यानी बढ़ोतरी की। तो टी टेम्परेचर में थोड़ा सा चेंज लाया, डी टी चेंज। तो डी टी चेंज लाया तो प्रतिरोध में भी चेंज आएगा, प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं एक चालक ले रहा हूँ तो मैं भी चालक की बात करूँगा, क्योंकि चालक के अंदर प्रतिरोध बढ़ाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। अर्धचालकों में प्रतिरोध बढ़ाने पर क्या होगा, घटेगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, आगे हम इस बात को और डिस्कस कर लेंगे। डिस्कस क्या करना, एक लाइन लिखा जाएगा, अब बहुत हो गया है कि नहीं है, इतना समझाने एक बार का। तो टी प्लस डी टी, तो इधर आर आई में भी क्या जुड़ जाएगा, डी टी, यानी प्रतिरोध में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। सॉरी, डी टी कर रहा हूँ, डी आर। हाँ या ना भाई, जैसा प्रतिरोध, जैसा टेम्परेचर दोगे वैसा प्रतिरोध में बढ़ोतरी होगी। थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाओगे तो थोड़ा प्रतिरोध बढ़ेगा, कोई दुविधा इसमें नहीं। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, क्या मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे कि सर जो डी आर है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी टी के। क्या मैं बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ? सभी लोग समझ गए? मैंने सबको देख लिया एक बार में। हाँ, अब बताइए, ये जो डी आर होगा, डी आर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा डी टी के। यानी इसमें जो नया वाला प्रतिरोध आया है, मतलब जो बढ़ा है प्रतिरोध, वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा कि कितना टेम्परेचर बढ़ाया है। हाँ या ना, यानी कितना प्रतिरोध में चेंज आएगा, तो जितना टेम्परेचर बढ़ाया है, यानी प्रतिरोध में जो चेंज होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस डी टी के। हाँ या ना, इसके साथ साथ ये जो डी आर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पहले कितना प्रतिरोध था। हाँ या ना, मान लो पहले ज़्यादा प्रतिरोध रहा है या ना, तो पहले ज़्यादा अगर प्रतिरोध है तो अगर मैं टेम्परेचर और बढ़ाऊंगा तो थोड़ा और ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ऐसे समझो कि अगर मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे देख रहा हूँ प्रतिरोध तो 60 ओम है। कितना ओम है? 60 ओम है। पहले से मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 31 डिग्री सेल्सियस कर दिया। ठीक है ना, 31 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो 31 डिग्री सेल्सियस पे मैं देख रहा हूँ कितना ओम हो रहा है, 62 ओम। कितना ओम बढ़ा है? 2 ओम बढ़ गया। समझना है मेरी बात को? और मैं 30 डिग्री सेल्सियस पे एक कंडक्टर को देख रहा हूँ, उसका कितना है? 0.5 ओम है। ठीक है, तो मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, क्या बढ़ाऊंगा? टेम्परेचर, और 31 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो कितना, मतलब यहाँ पे 2 पॉइंट बढ़ाए थे तो 2 पॉइंट और बढ़ा दे, 0.7 हो गया। कितना बढ़ा? थोड़ा सा बढ़ा, क्योंकि पहले ही प्रतिरोध इसका बहुत क्या है, कम है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी क्या होगा, थोड़ा सा ही इंक्रीज होगा। यानी पहले अगर बहुत ज़्यादा है तो टेम्परेचर बढ़ाने पे भी ज़्यादा आएगा प्रतिरोध। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है जो मैं कहना चाह रहा हूँ?
समझ में आया? तो ये पहले के प्रतिरोध पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, समझ में आया? जैसे पहले से जो लोग अमीर हैं, ठीक है, तो वो शेयर मार्केट में यदि पैसा लगाते हैं तो और अमीर होंगे, क्योंकि उनके पास पैसा ज़्यादा, तो पैसा भी वो ज़्यादा लगाएंगे। समझ में आ रहा है? अब मान लो उतना ही पैसा ये लगा रहे हैं, कौन, गरीब वाले, तो कितना अमीर होंगे, क्या उनके जैसा हो जाएंगे? जैसे मैं ऐसे बता दूँ कि मान लो मेरे पास, मेरे पूरे ख़ानदान के पास 1000 रुपया मात्र है, ठीक है, मैं हूँ, मेरे पूरे ख़ानदान के पास 1000 रुपया है, ठीक है, और ये मान लेते हैं कि ये शर्मा ख़ानदान है, ठीक है ना, इनके पास पहले से 1 करोड़ है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 0 मतलब 1 करोड़, ठीक है, यहाँ पे 3 2 6 0 हो रहा है ना भाई, इकाई दहाई से करना, 6 नहीं 7 0 चाहिए, तुम लोग भी लोला हो, हम क्या बताएं। यहाँ पे 3 0, फिर 2 0, फिर 2 0, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़। अब मैंने इन्वेस्ट किया कितना, 1000 रुपया, जितना था पूरा खानदान की इज्जत, मतलब पूरा पैसा, नॉट इज्जत, खानदान का जितना पैसा है सब दांव पे लगा दिया। इधर शर्मा ने भी 1000 रुपये लगा दिए, ठीक है। अब हुआ क्या कि 1000 का मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, 2000 कमाया, ठीक है, यानी 1000 पे मुझे कितना रिटर्न मिल गया, 2000, यानी अब मेरे पूरे खानदान के पास कितना रुपया हो गया, 2000 रुपया हो गया। इधर इसने 1000 लगाया था तो इसका भी कितना हो गया, इसका भी 2000 हो गया, हाँ या ना, 2000 हो गया, 2000 रुपये इसने मतलब पाया रिटर्न में। अब 2000 मतलब इसमें ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ 2000 रुपये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 2 4 और फिर 2000, तो वो 1000 2000 में कन्वर्ट हो गया ना। अच्छा, 1000 इंटरेस्ट में आया, क्या करें, मैथमेटिक्स कभी कभी फेल मार जाता है मेरा। चलिए, अच्छी बात है, आपने समझदारी दिखाई, हमें अच्छा लगा, ठीक है। तो अब इसके पास कितना हो गया, 1 करोड़ 1000, और मेरे पूरे खानदान के पास कितना हो गया, 2000। प्रतिरोध किसका ज़्यादा है, इनका ज़्यादा है, मतलब पैसा किनके पास ज़्यादा है। अब कितना है, किसके पास है, इनके पास है ना, मेरे पास कितना है, 2000। क्या हम इनके मुकाबले आ पाए, नहीं, क्योंकि बराबरी दोनों में चेंज लगा, मतलब दोनों ने बराबर का पैसा लगाया था। यही मैं समझाना चाहता हूँ कि ये जो चेंज आया है वो किस पे डिपेंड कर रहा होगा, पहले कितना प्रतिरोध है। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, क्लियर है। मैं पूरे शर्मा खानदान को ले लिया हूँ, जितने हमारे पास तीनों हैं ना, नहीं तो वो बाकी बुरा मान जाएंगे। ठीक है, देखिएगा, डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्लियर है। अब मैं सबको सेमराइज करूं, ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाऊंगा, तो डी आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू डी टी हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इक्वल का साइन लगाऊंगा, और इक्वल का साइन लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास फिर एक आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इक्वल लगा के फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर इंटू डी टी, ठीक है, आर इंटू डी टी। और ये इनवर्स प्रोपोर्शनल नहीं है, इट इज़ अ अल्फ़ा, ये क्या है, अल्फ़ा है, इसको भूलिएगा मत। ये क्या है, इट इज़ अ कांस्टेंट, ये नियतांक है, क्योंकि हमेशा हम जब क्या करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे क्या है, कांस्टेंट लेके आते हैं, और ये बन गया हमारे सामने फार्मूला। लेकिन इस फार्मूले से काम नहीं चलेगा, कुछ अच्छा वाला नज़र आना चाहिए। यानी डी आर इज इक्वल टू क्या है हमारे सामने अभी तक, अल्फ़ा इंटू आर इंटू डी टी, क्लियर है। अब हम जानते हैं कि अगर मैं शुरुआती स्टेज में देखूँ, टी जब था मेरा, मतलब इनिशियल टेम्परेचर टी था, ऐसे समझ लो, इनिशियल टेम्परेचर मैंने ले लिया, इनिशियल टेम्परेचर पे अगर मैं रेजिस्टेंस देख रहा हूँ तो वो भी इनिशियल होगा। मैंने टेम्परेचर इंक्रीज किया, इंक्रीज मतलब फाइनल टेम्परेचर जब मैं जाऊँगा, यानी इंक्रीज करने के बाद जो टेम्परेचर आया, तो उस कंडीशन में मैं देख रहा हूँ रेजिस्टेंस तो कितना हो गया, फाइनल रेजिस्टेंस होगा, है ना। टी आई तो आर आई प्रतिरोध था, टी आई टेम्परेचर पे आर आई प्रतिरोध, टी एफ टेम्परेचर पे आर एफ प्रतिरोध है। मैंने आपको जाना यहाँ से यहाँ तक है, और यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक जाना है। ये जो आपने निकाला है ये एक्चुअल में बहुत छोटा सा प्रतिरोध है, मुझे बड़ा वाला चाहिए, पूरा चाहिए भाई। ये डी आर क्या है, छोटा वाला पोर्शन है ना, मुझे तो बड़ा वाला चाहिए। तो बड़ा वाला प्रतिरोध निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये छोटे छोटे को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन तुरंत चिपका दो, तो इंटीग्रेशन इधर भी हो जाएगा, अल्फा इंटू आर इंटू डी टी होगा। अब ध्यान से देखेंगे,
ध्यान से क्या देखेंगे कि मेनली इस डी आर का कहाँ से कहाँ तक करना है, कि इस आर आई, इसको आर आई से कहाँ तक पहुँचाना है, आर एफ। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मजबूरी है, बिकॉज टेम्परेचर मेरा जो है वो सेम नहीं है, वो बढ़ रहा है। यानी टी आई से ये कहाँ तक चल रहा है, टी एफ तक चल रहा है। अब देखो डी आर का मैं करूँगा तो डी आर का क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, और ये आर एफ से आर आई से कहाँ तक चलेगा, आर एफ से आर आई चलेगा सर, आई से एफ तक चलेगा। अरे यहाँ पे बैठे मत रहो, हम वो वाले नहीं हैं कि ऐसे खड़े खड़े सब सही से पढ़ा देंगे, सब गलत पढ़ा के चले जाएंगे, ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, इनके अनुसार आपने एक गलती कर दी, इसको इधर नहीं रखना था, इसको इधर रखना था। देखिए सही करने का भी तरीका देखेंगे आप। अच्छा, अटपटा लग रहा था इनको। प्रॉब्लम ये है कि ये लोग मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर भी सुंदरता देखते हैं, राइटिंग देखते हैं, समझ में आ रहा है ना। सीक्वेंस नहीं गड़बड़ होना चाहिए सर, भले समझ में आए ना आए। लिखावट लिखेंगे तो सबसे बेहतर किसकी होती है, लड़कियों की। कहाँ है, उसी में मन में लगता है कि नहीं है, जैसा ना। अरे आप तो सपोर्ट कर सकते हैं, आप लड़के हैं। देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा मेनली यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे पहले कुछ लोगों को बाहर भेजना पड़ेगा, एक अल्फा और एक आर को, इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, बाहर भेज दीजिए बाहर। तो अल्फा इंटू आर बाहर चला गया, अंदर है टी आई और टी एफ, अंदर यही रहेगा भी, है ना। अब फटाफट करते हैं तो मेनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे अल्फा इंटू आर ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे भी हो जाएगा डी टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी बन जाएगा, और कहाँ से लेके कहाँ तक, टी आई से लेके टी एफ तक, ठीक है। अब जगह खत्म तो यहाँ पे चले आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आइएगा। तो आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल टू अल्फा इंटू आर, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, टी एफ माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, वही कर रहे हैं हम डायरेक्ट। तो क्या हो जाएगा, टी एफ माइनस टी आई हो जाएगा। मिलली आप इसको लिख सकते हैं आर एफ इज इक्वल टू, आर आई को इधर कर सकते हैं तो आर आई इधर आ जाएगा इंटू अल्फा इंटू आर, और इस पूरे को हम लिख सकते हैं कि टेम्परेचर के अंदर टोटल कितना चेंज आया है या ना। और सॉरी यहाँ पे माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में, ठीक है ना। थोड़ा सा सही से लिख देते हैं, तो आर आई प्लस अल्फा आर इंटू डेल्टा टी, और डेल्टा टी क्या दिखा रहा है, चेंज कितना आया है। क्लियर है, हाँ या ना, पहले ये बता दीजिए, तभी हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ तक में कोई दुविधा नहीं है तो होनी भी नहीं चाहिए, ओके। अच्छा, ये जो आर था, ये जो आर आप तब से सरकाते हुए लेके आ रहे हो, ये आर था क्या, ये एक्चुअल में इनिशियल ही तो है। ये आर क्या था, आर आई ही तो था। देखो यहाँ पे आर आई तो था, इनिशियल मेरा था, तो इस कंडीशन में मैं इसको आर आई लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ पे लाके आर आई लिख दीजिएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब आर आई को मैं चाहूँ तो यहाँ से क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि भाई मैंने माना था शुरुआत में टी टेम्परेचर है तो उस दौरान प्रतिरोध कितना है, आर आई है, और मैंने यहाँ पे बोला कि टी आई टेम्परेचर पे आर आई प्रतिरोध है, यानी शुरुआती में जो टेम्परेचर है उस पर प्रतिरोध कितना है, आर आई है, और वही आर तो चल के आ रहा है भाई, आर आई की जगह पे आर लिखा था सिर्फ। क्लियर है, ठीक, ये आर आई है, तो आर आई को क्या कर लीजिए बाहर, तो आर एफ इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर एफ इज इक्वल टू आर आई 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर है, इस फॉर्मूले को क्या कर लेंगे, कैप्चराइज कर लेंगे, यही आपका सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो समझिएगा, अभी मैंने कुछ समझाया नहीं, अब मैं समझाने जा रहा हूँ। देखिए अगर ये अल्फ़ा, देखिए पूरा खेल किस पे डिपेंड करेगा, अल्फ़ा पे। एक काम करिए, पहले नोट करिए, ठीक है ना, पहले नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इन लोगों को कन्फ्यूज़न है कि कहाँ से फिर से आर आई पैदा हो गया, ठीक है। तो आर आई कुछ था नहीं यार, ये क्या था, मैंने बोला था शुरुआत में अगर टेम्परेचर टी है, मैंने इसको क्या कर दिया, अच्छा शुरुआत टेम्परेचर टी है तो टी टेम्परेचर पे जो प्रतिरोध है वो कितना है, आर आई है। तो ये क्या, ये इनिशियल है कि नहीं है, इसको मैं लिख सकता था कि इनिशियल अगर टेम्परेचर मेरा टी है, सॉरी टी आई है, तो उस कंडीशन में प्रतिरोध क्या है, आर आई है। वही बात तो मैं कर रहा हूँ, मैंने बोला शुरुआत में, तो उस समय मैंने क्या नहीं लिखा था, उस समय हमने आर आई नहीं लिखा था, सिर्फ ये बोला था कि टी टेम्परेचर पे प्रतिरोध आर है, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो प्रतिरोध क्या हो गया, बढ़ गया, यही बात बोली थी ना, हाँ या ना। बस यहाँ पे आर आई नहीं लिखा, यस और नो। बाद में मैं जब फार्मूला निकालने गया तो मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया कि अगर मैं इनिशियल टेम्परेचर देखूँ तो प्रतिरोध आई होगा, आर आई होगा, और फिर जब टेम्परेचर बढ़ा दूंगा तो टेम्परेचर में कुछ चेंज आ जाएगा, तो वो फाइनल टेम्परेचर हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर पर जो प्रतिरोध होगा वो आर एफ हो जाएगा।
आई बात समझ में। लेकिन ये जो आर सरकाते हुए आप आगे तक लेके गए हो, ये आर है क्या? इनिशियल ही तो है अपने आप में। शुरुआती दौर में टेम्परेचर कुछ तो रहा होगा, तो वही इनिशियल है। बात खत्म। क्लियर है कि नहीं है भाई? अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या है? ये एक्चुअल में टी एफ होगा और ये टी आई था अगर, तो इसको मैं आर आई लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? आर एफ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या बन गया? आर एफ। हाँ या ना? यही मैं बस बोल रहा हूँ। ये जो आर एफ सरका के गए हो, ये क्या है? आर आई है, इनिशियल रेजिस्टेंस है। ये इनिशियल रेजिस्टेंस है। क्लियर है? अब देखिएगा यहाँ पे पूरा खेल किसका होगा? अल्फा का। देखो अगर अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ध्यान देना, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है। किसके लिए होती है? चालक के लिए। किसके लिए? चालक के लिए। चालक के लिए क्या होती है? पॉजिटिव। अब अगर चालक के लिए पॉजिटिव है, थोड़ा ध्यान से देखना, अगर चालक के लिए अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो क्या होगा? आर एफ इज इक्वल टू आर आई, इसको मत कॉमन लो, आर आई प्लस आर आई अल्फ़ा इंटू डेल्टा टी, या अल्फ़ा को पहले कर लो, अल्फ़ा इंटू आर आई इंटू डेल्टा टी। मान लो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, यानी यहाँ से पूरी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अगर अल्फ़ा पॉजिटिव है तो इधर से पूरी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, इधर पूरी पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। तो इस कंडीशन में जो आर एफ है मेरा, वो आर आई से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? सर कैसे? ये आर आई है, इस इनिशियल में इतना पॉइंट जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? ये जुड़ जाएगा कि नहीं जुड़ जाएगा? यानी इनिशियल से बड़ा हो जाएगा कि नहीं मेरा आर एफ? किसके लिए? चालक के लिए। यानी टेम्परेचर जब मैं बढ़ाता हूँ तो प्रतिरोध बढ़ता है, यानी इनिशियल से बढ़ के, मतलब जो फाइनल वाला आएगा वो इनिशियल से क्या होगा? ज़्यादा होगा। यही समझाना था। ये फॉर्मूले से समझ में आ रहा है कि टेम्परेचर, चालक का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर है? हाँ। उसके बाद आगे बढ़ो। अगर मैं अल्फ़ा की वैल्यू देखूं और अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। किसके लिए? अर्धचालक के लिए। किसके लिए? अर्धचालक के लिए। तो अर्धचालक के लिए क्या होगी? निगेटिव होगी। तो अगर निगेटिव होगी तो ध्यान देंगे, अल्फ़ा इज इक्वल टू, मिलिए अल्फ़ा इज इक्वल टू नहीं देखेंगे यहाँ पे, आर एफ इज इक्वल टू आर आई है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। यस और नो? निगेटिव अल्फ़ा इंटू आर आई इंटू टी होगा, डेल्टा टी, सॉरी। देखना है ध्यान से। अब देखो ध्यान से, ये आर आई है, इनिशियल रेजिस्टेंस है, इसमें से ये घटेगा कि नहीं घटेगा? इतना पोर्शन कम हो रहा है, तो इस कंडीशन में मेरा जो आर एफ है वो ज़्यादा होगा ना आर आई से? नहीं, आर आई इस बार क्या होगा? ज़्यादा होगा। यानी आर आई बड़ा होगा और उसमें से जब मैं घटाऊंगा तब मुझे आर एफ मिल रहा है। इसका मतलब आर आई मेरा क्या होगा? बड़ा होगा आर एफ से। समझ में आ रहा है? ठीक। और यहीं पे मैं मिश्र धातुओं के लिए ले लूँ, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। तो मिश्र धातुओं के लिए जो अल्फा होता है क्या होता है? 0 होता है। यानी अल्फा इज इक्वल टू 0 फॉर एलॉय, मिश्र धातु। ठीक है ना? अब 0 रखो यहाँ पे, तो आर एफ इज इक्वल टू आर आई प्लस अल्फा इंटू आर आई इंटू डेल्टा टी था। तो ये क्या हो जाएगा? 0। ये 0 तो 0 से मल्टीप्लाई, ये पूरा 0, दैट मीन्स आर एफ इज इक्वल टू आर आई, यानी कोई परिवर्तन नहीं। यही तो बात की गई थी ना, यानी प्रतिरोध में नो चेंज। ठीक है? क्लियर है? आया समझ में कि नहीं आया? तो देखो अब ये फार्मूले से भी बात समझ में आ गई। ओके, अब मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता हूँ, खेल खत्म। तो भैया नोट करके लिखेंगे, नोट करके जो बातें अभी हमने पढ़ी हैं कि चालक का तापमान बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर आर क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है ना? आर बढ़ेगा। ठीक है ना? अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाने पर आर घटेगा, और मिश्र धातु का टेम्परेचर बढ़ाने पर नो चेंज। ठीक है? ये 3 बातें आप नोट कर लेंगे। खत्म। यानी हम लोगों ने आज टेम्परेचर का इफेक्ट देख लिया रेजिस्टेंस के ऊपर, और आई होप आज आपको इस पूरे क्लास से ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है? तो हम लोगों ने आर के ऊपर पढ़ने वाले सभी प्रतिरोधों के बारे में अच्छे से डिटेल में जान ली। ठीक है?
अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच एमर्स।